तो बीपीएससी की का जो पेपर लीक हुआ है वो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे कुछ अधिकारियों ने लीक कराया है और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। तो सरकार पूरी ताकत सरकार ने लगा दी है दोषियों को बचाने के लिए, गुनहगारों को बचाने के लिए, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो बिहार का जो टेंडर माफिया है जिसको खुद नीतीश कुमार संरक्षण देते हैं, उस टेंडर माफिया ने विश्वेश्वरैया भवन में आग लगवा दी, सारी फाइलें जलकर स्वाहा हो गई, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए और इस तरह नीतीश कुमार ने एक बार फिर घोटालेबाजों को साफ बचा लिया है। पहली बात तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ऐसे प्राणी हैं कि उनका कोई स्टैंड है ही नहीं। वो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं। वो कुर्सी बचाने के लिए कभी भी पलटी मार सकते हैं। कि नीतीश कुमार को दागियों से विशेष प्रेम है। जो बेईमान होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको नीतीश कुमार विशेष रूप से प्रेम करते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री कहने को है, लेकिन बुनियादी रूप से वो पूंजीपतियों का दलाल है। वो पूरे देश को बेच रहा है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। आज के तारीख में हिंदुस्तान को 4 गुजराती चला रहे हैं: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अभी हम दो, हमारे दो की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। महंगाई से कमर टूट गई आम आदमी की, और आम आदमी को हिंदू मुसलमान के झगड़ा में फंसा दिया गया है, जिससे महंगाई की चर्चा नहीं हो, बेरोजगारी की चर्चा नहीं हो। इसलिए नरेंद्र मोदी ने बहुत ही शातिर तरीके से आम आदमी को हिंदू मुसलमान के झगड़ा में फंसा दिया है, और इसने अपनी पत्नी जसोदाबेन को सालों पहले छोड़ दिया। जिस जसोदाबेन के साथ इसने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, 7 जन्म साथ निभाने की कसम खाई थी, उस जसोदाबेन को ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देता है। तो जो व्यक्ति अपनी घरवाली का नहीं हुआ वो किसका होगा। बीपीएससी का पेपर लीक कराना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं है ना। इससे बहुत बड़ा रैकेट है, करोड़ों का खेल होता है, और उसे मुख्यमंत्री सचिवालय का सीधा सीधा हाथ है। इसलिए मैंने राज्यपाल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि सीबीआई जो है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है। लेकिन अभी जो जांच चल रही है वो ईओडब्ल्यू कर रही है, जो आर्थिक अपराध इकाई है, बिहार पुलिस की ही इकाई है, वो जांच कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये जांच से कुछ नहीं होने वाला, ये खाना पूरी है, और इसमें कुछ कमजोर लोगों को, निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और सरकार की रणनीति ये है कि जब धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाए, 10 दिन में, 15 दिन में मामला ठंडा हो जाए, तब सरकार चुपचाप इस पूरे मामले को दफन कर देगी। मैं याद दिलाऊं दर्शकों को कि नीतीश कुमार ने 1.5 बरस पहले मेवालाल चौधरी जैसे दागी व्यक्ति को, भ्रष्ट व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था। मेवालाल चौधरी जब कुलपति था, वीसी था कृषि विश्वविद्यालय का, तो उसने बड़े बड़े घोटाले किए थे यूनिवर्सिटी में। चांसलर के आदेश पर मेवालाल चौधरी पर एफआईआर हुआ था, बहुत घोटाले उसके पकड़े गए थे। लेकिन नीतीश कुमार को उस घोटालेबाज से इतना प्रेम था कि नीतीश कुमार ने उसे अपने कैबिनेट में शामिल किया, और सिर्फ शामिल ही नहीं किया, उसे शिक्षा मंत्रालय जैसा संवेदनशील मंत्रालय दे दिया कि तुमने यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया है, अब पूरे बिहार में शिक्षा को बर्बाद कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हम बिहार के एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर से मिले हैं जिन्होंने सरकार की पोल खोलने का काम किया है, सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा किया है, और समाज में जो भ्रष्टाचार है, सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको समाज के सामने रखने का काम किया है। निश्चित जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। हमारे सामने हैं, और इनसे हम एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो बिहार में पहली बार हुआ, बिहार को कलंकित करके गया, वो है बीपीएससी का पेपर लीक। कौन लोग इसमें शामिल हैं, किन लोगों ने ये काम किया, बिहार को कलंकित किन लोगों ने किया, इस पे हम इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, नया बिहार न्यूज़ में आपका सर स्वागत है। सर जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब एक ही प्रश्न हर एक बिहारी के मन में गूंज रहा है कि जो सबसे इलाइट परीक्षा थी, जिस परीक्षा पे पूरे बिहार वासियों को गर्व था, उसका भी पेपर लीक हो जा रहा है। कौन लोग हैं जो बिहार को बदनाम कर रहे हैं सर? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है वो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे कुछ अधिकारियों ने लीक कराया है, और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। बीपीएससी का पेपर लीक कराना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं है।
है ना? इसमें बहुत बड़ा रैकेट है, करोड़ों का खेल होता है और उसमें मुख्यमंत्री सचिवालय का सीधा-सीधा हाथ है। इसलिए मैंने राज्यपाल को पत्र लिखकर सीबीआई जाँच की माँग की, क्योंकि सीबीआई जो है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है। लेकिन अभी जो जांच चल रही है वो ईओडब्ल्यू कर रही है, जो आर्थिक अपराध इकाई है, बिहार पुलिस की ही इकाई है, वो जांच कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये जांच से कुछ नहीं होने वाला, ये खानापुरी है और इसमें कुछ कमज़ोर लोगों को, निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और सरकार की रणनीति ये है कि जब धीरे-धीरे मामला ठंडा हो जाए, 10 दिन में, 15 दिन में मामला ठंडा हो जाए, तब सरकार चुपचाप इस पूरे मामले को दफ़न कर देगी। इसमें बड़े-बड़े लोगों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, वो गुजरात कैडर का है, लेकिन चूँकि कुर्मी जाति का है इसलिए इसको गुजरात में से लाकर बिहार में तैनात कर दिया गया है। उसका भी नाम विवादों में आ रहा है, लेकिन उस पर लगता है कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। तो सरकार पूरी ताकत सरकार ने लगा दी है दोषियों को बचाने के लिए, गुनहगारों को बचाने के लिए, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हुई है और पहली बार फजीहत नहीं हुई है। नीतीश के समय में ही आपको याद होगा 5 साल पहले टॉपर घोटाला हुआ था, जिसमें रूबी राय नाम की एक लड़की टॉप कर गई थी इंटर में और उससे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो नीतीश कुमार ने शिक्षा की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि जो स्टेट की टॉपर है वो कहती है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो अब बीपीएससी का नया कांड आया है, तो बिहार बिल्कुल रसातल में जा रहा है और इसलिए मैं इन लोगों से लोहा ले रहा हूँ। जी। सर, आपने एक आईपीएस की इनडायरेक्टली रूप में चर्चा की है और कहा है कि वो कुर्मी समाज से हैं। उनका जो न्यूज़ है, जो मैसेज फ्लैश कर रहा है कि उनके मोबाइल से ही मैसेज गया और जो पेपर है वो वायरल हुआ उनके मोबाइल से ही। तो सरकार के पास तो सर पूरे साक्ष्य है उनके खिलाफ, फिर सरकार क्यों इतनी ढिलाई बरत रही है? क्या सिर्फ जाति का लाभ मिल रहा है? देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि नीतीश कुमार इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में नहीं हुआ। ये नीतीश कुमार पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहा है। और ये भी मैं याद दिलाऊं कि फरवरी 1994 में 94 में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली को संबोधित किया था। और नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है वो लवकुश समीकरण पर टिकी हुई है। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं और नीतीश कुमार की पूरी जो राजनीति है वो लवकुश समीकरण के सहारे चलती है। तो इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार ने नहीं देखा। और दूसरे दूसरे राज्यों से कुर्मी पदाधिकारियों को डेपुटेशन पर लाके, प्रतिनियुक्ति पर लाके बिहार में तैनात किया जा रहा है। अभी जिस आईएएस अफसर की मैंने बात की, ये महाशय गुजरात कैडर के हैं, लेकिन कुर्मी होने की वजह से इनको गुजरात से लाके बिहार में तैनात कर दिया गया है। ये महाशय बीपीएससी की कोचिंग भी चलाते हैं। इनके मोबाइल से सबसे पहले पेपर लीक हुआ और इनके एक लंगोटिया यार को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन चूंकि ये कुर्मी है इसलिए कानून से ऊपर कर दिए गए हैं। जी सर, एक और बस मतलब समझिए कि आपको नीतीश कुमार जी का एक पोल और भी खुला, वो है विश्वरैया भवन में आग लगी जो है सर वहाँ पे हुई और अचानक ये मैसेज फ्लैश किया कि सारे कागजात जल गए, अब कोई डॉक्यूमेंट सरकार के पास नहीं बचा हुआ है, ग्रामीण कार्य विभाग का। सर, क्या कहना है इसके बारे में सर? ये भी एक घोटाला है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि आग लगी नहीं, विश्वेश्वरैया भवन में आग लगाई गई है। टेंडर माफिया ने आग लगाई है। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगाई गई उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो 5वीं मंजिल को हुआ है और 5वीं मंजिल में ग्रामीण कार्य योजना का कार्यालय चलता है। ये जो ग्रामीण कार्य योजना है ये बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, देहातों में सारे काम करवाता है और इसका सालाना बजट समझिए 20,000 करोड़ के ऊपर का है बजट। और दर्शकों को शायद नहीं मालूम हो, इसी महीने विश्व बैंक की एक टीम आई थी, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी और विश्व बैंक की उस टीम ने निरीक्षण किया था योजनाओं का और उन योजनाओं में बहुत सारी अनियमितताएं पाई थी, बहुत सारे घोटाले पकड़े थे। तो बिहार का जो टेंडर माफिया है, जिसको खुद नीतीश कुमार संरक्षण देते हैं, उस टेंडर माफिया ने विश्वेश्वरैया भवन में आग लगवा दी। सारी फाइलें जलकर स्वाहा हो गई, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए और इस तरह नीतीश कुमार ने एक बार फिर घोटालेबाजों को साफ बचा लिया है। नीतीश कुमार ने घोटालेबाजों को साफ बचा लिया है। अभी सर आपसे कुछ दिन पहले एक इंजीनियर 18 लाख रुपए कैश, ग्रामीण कार्य विभाग के ही एक अनिल कुमार जी हैं,
वो दरभंगा प्रमंडल में वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, एसी भी हो गए थे। 18 लाख रुपए उनको मतलब बरामदगी हुई, फकली ओपी ने बरामद किया और विधानसभा में इस बारे में प्रश्न भी उठा। बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हुई सर उस पर, क्या कहना है इसके बारे में सर? नहीं नहीं, ये कोई एक उदाहरण नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को दागियों से विशेष प्रेम है। जो बेईमान होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको नीतीश कुमार विशेष रूप से प्रेम करते हैं। मैं याद दिलाऊं दर्शकों को कि नीतीश कुमार ने 1.5 बरस पहले मेवालाल चौधरी जैसे दागी व्यक्ति को, भ्रष्ट व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था। मेवालाल चौधरी जब कुलपति था, वीसी था कृषि विश्वविद्यालय का, तो उसने बड़े बड़े घोटाले किए थे यूनिवर्सिटी में। चांसलर के आदेश पर मेवालाल चौधरी पर एफआईआर हुआ था। बहुत घोटाले उसके पकड़े गए थे। लेकिन नीतीश कुमार को उस घोटालेबाज से इतना प्रेम था कि नीतीश कुमार ने उसे अपने कैबिनेट में शामिल किया, और सिर्फ शामिल ही नहीं किया, उसे शिक्षा मंत्रालय जैसा संवेदनशील मंत्रालय दे दिया कि तुमने यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया है, अब पूरे बिहार में शिक्षा को बर्बाद कर दो। मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई, तब मेवालाल चौधरी को 2 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार दागियों के प्रति कितना ज़्यादा प्रेम रखते हैं, कितनी मोहब्बत है उनको। जी। सर वर्तमान परिवेश में सर आपको एनडीए सरकार जो है वो दोराहे पे खड़ी है, जनता को कन्फ्यूजन में डाला हुआ है। एक जातीय जनगणना के सर का मामला उठ रहा है, राजनीतिक मुद्दा है लेकिन फिर भी सर हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। जातीय जनगणना पे सर आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहेगा इस पर सर? पहली बात तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ऐसे प्राणी हैं कि उनका कोई स्टैंड है ही नहीं। वो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं। वो कुर्सी बचाने के लिए कभी भी पलटी मार सकते हैं। अभी देखिए, चूंकि आपने राजनीतिक सवाल किया है तो जवाब भी राजनीतिक होगा। अभी उनको भाजपा से कुछ परेशानियां हो रही हैं कुछ महीनों में, तो वे भाजपा को एक तरह की वो धमकी दे रहे हैं, एक तरह का संदेश भेज रहे हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मैं राजद के साथ भी आ सकता हूं, और यदि आपने समर्थन ले लिया तो मैं राजद के साथ सरकार बना सकता हूं। एक तरह से ये भाजपा को संदेश दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति का कोई उसूल नहीं होता। बेसिकली नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष नेता है। जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, ऐसे नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष है, और शर्म हया को छोड़कर ये राजनीति करते हैं। और ये पलटू राम कुर्सी कुमार है, 6 महीने भाजपा के साथ, 6 महीने राजद के साथ, इस तरह इनकी राजनीति चलती है। जी। सर एक सर सवाल आपसे है, व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है ये। आपको सर सरकार ने ज़बरदस्ती आईपीएस से हटा दिया सर, बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं आप, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, क्या लगता है न्याय की उम्मीद है न्यायालय से? देखिए, न्याय की उम्मीद है तभी कोर्ट में लड़ रहा हूँ। यदि न्याय की उम्मीद नहीं रहती तो कोर्ट में जाता ही नहीं। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि इसके पहले भी मैंने 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार को पटखनी दी, और उसके बाद नीतीश सरकार को मुझे आईजी का रैंक देना पड़ा, आईजी का वेतनमान देना पड़ा। तो पहले भी मैं 10 साल लंबी लड़ाई लड़ चुका हूँ और सुप्रीम कोर्ट में जीत भी चुका हूँ। और न्याय की उम्मीद है, इसलिए मैं कोर्ट में गया हूँ। न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, फिर भी मुझे विश्वास है कि 1-2 वर्ष में मैं दोबारा सेवा में वापस आ जाऊंगा। जी। वजह क्या हुई सर? मतलब इतने आईपीएस हैं, एक अकेले अमिताभ दास को ही टारगेट क्यों किया गया सर? बहुत सारे आईपीएस हैं, कुछ सरकार के पक्ष में बोलते हैं, कुछ सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये आपके साथ इस तरह का व्यवहार सरकार का, जबकि काफ़ी समय आपकी नौकरी बची हुई थी, फिर भी सरकार ने आपको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दिया, आखिर क्यों? देखिए, इसकी लंबी कहानी है। 2001 से 2003 तक मैं पटना का रेल एसपी रहा था, और उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे। उस समय एक मजाक चलता था बिहार में कि नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री नहीं हैं, बल्कि 1.5 जिलों के रेल मंत्री हैं। पूरा नालंदा जिला और आधा पटना जिला। तो लोग नीतीश कुमार को 1.5 जिलों का रेल मंत्री कहते थे। और आप जानते हैं कि रेलवे का बजट अरबों रुपए में होता है। नीतीश कुमार ने उस समय रेलवे के जो करोड़ों के ठेके थे वो माफिया में बांट दिए थे सुनियोजित तरीके से, कि पटना मुगल सराय रेलखंड के सारे रेलवे ठेके सुनील पांडे के गिरोह को मिलेंगे। पटना मोकामा रेलखंड के सभी ठेके सूरज भान के गिरोह को मिलेंगे। पटना गया रेलखंड के सभी ठेके बबलू सिंह के पांडव सेना को मिलेंगे। इस तरह नीतीश कुमार ने माफिया गिरोहों में रेलवे ठेकों का बंदरबांट कर दिया था। मैं रेल एसपी हुआ करता था, और पटना रेल जिला में बिहार के 11 जिले आते हैं। मैंने उस वक्त विसल ब्लोअर का काम किया और रेल माफिया का पर्दाफाश किया। तभी से मैं नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर हूँ। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने मुझे कई झूठे मामलों में फंसाया, मेरा प्रमोशन रोके रखा, मुझे 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आईजी का रैंक मिला,
और जब मुझे वो रैंक मिल गया तब सरकार ने मुझे रिटायर करा दिया समय से पहले। मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, इसलिए ये कहा गया कि इनको लोक हित में रिटायर किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो उसी मुद्दे पर मैं कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूँ। जी। नहीं सर, जो भी आईपीएस रिटायर हुए हैं, बहुत सारे आईपीएस को सरकार ने बहुत सारे कामों में लगा रखा है, जांच समितियां बनाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं आपको भी तो सर, ये अगर ये ज़बरदस्ती रिटायरमेंट है, तो आपका जो अनुभव है, कार्यशैली है, उसका लाभ तो सरकार ले सकती थी। फिर भी यहाँ पे आपके साथ बदले के रूप में कार्रवाई की गई है। देखिए, ज़्यादातर जो आईएएस, आईपीएस पदाधिकारी आज के ज़माने में हैं, वो पूजा सिंघल ब्रांड के हैं, है ना? मतलब लूटो, खसोटो, कुछ खाओ, कुछ खिलाओ, है ना? नेताओं के आगे कुत्ते की तरह पूँछ हिलाओ और ये सब करो। मैं कभी पूजा सिंघल ब्रांड का अधिकारी नहीं रहा, तो इसलिए हमेशा से सरकारों को, भ्रष्ट सरकारों को मुझसे तकलीफ़ होती रही और रिटायरमेंट के बाद मुझे कौन काम दिया जाएगा जब सरकार मुझे नौकरी में नहीं बर्दाश्त कर सकी। और ये भी याद रखिए कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर वैसे आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को काम मिलता है, जो अपना ज़मीर बेच चुके रहते हैं, जो सरकार के तलवे चाटते हैं और सरकार को मक्खन लगाते हैं, कठपुतली बनकर काम करते हैं, दलाल बनकर काम करते हैं। ज़्यादातर वैसे ही अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकार किसी-किसी आयोग में एडजस्ट करती है। मेरे जैसे लोगों को जिसका तेवर इतना अ, बागी तेवर हो, जो माफिया को खुलकर ललकारता हो, वैसे को सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जी। आपने सर माफियाओं के खिलाफ हमेशा बिगुल फूँका है। कुछ सर धमकियाँ तो मिलती होंगी सर? हाँ, धमकियाँ तो मिलती ही है और मैं ये भी बात आपके दर्शकों को बताऊँ कि खुद नीतीश कुमार ने मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा हुआ है और इसलिए पिछले साल अक्टूबर महीने में मैं पटना सीजीएम कोर्ट में मैंने एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन दिया है। उसका पिटीशन का मैं नंबर भी बता दूँ, यदि कोई चाहे तो उसकी कॉपी निकाल सकता है। नंबर उसका है 3640 ऑफ 2021। 2021 का नंबर है 3640। वो मैंने इन्फॉर्मेटरी पिटीशन पटना के सीजीएम कोर्ट में दिया है कि नीतीश कुमार ने मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा है। और मैं आपको नया बिहार चैनल को ही बताऊं कि यदि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए पूरी तरह नीतीश कुमार को दोषी माना जाए। जी। सर, आपने पूजा सिंघल की चर्चा की है कि पूजा सिंघल जैसा मैं नहीं हूँ। पूजा सिंघल ने इतनी धन संपत्ति बनाई, इतना पैसा बनाया, क्या सरकार का समर्थन प्राप्त था उसको? बिल्कुल समर्थन प्राप्त था। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बिना सरकार के इसके साथ, देखिए ये पूरा एक गठजोड़ होता है। भ्रष्टाचार में एक गठजोड़ होता है, जैसे भ्रष्ट नेता शामिल होते हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी शामिल होते हैं, मीडिया के भ्रष्ट तत्व शामिल होते हैं और एक पूरा ये गठजोड़ होता है। कोई आदमी अकेले लूट खसोट नहीं मचा सकता। और पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है कि जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके कान में खुसुर पुसुर करती नज़र आ रही है। तो तड़ीपार के साथ भी इनकी नज़दीकियाँ थी और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी इतना लूट खसोट नहीं मचा सकता है जब तक उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला हो। जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं सर आप? नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री कहने को है, लेकिन बुनियादी रूप से वो पूंजीपतियों का दलाल है। वो पूरे देश को बेच रहा है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। आज के तारीख में हिंदुस्तान को 4 गुजराती चला रहे हैं: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अभी हम दो, हमारे दो की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान का भट्ठा बैठा दिया है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है और सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है। महंगाई से कमर टूट गई आम आदमी की और आम आदमी को हिंदू मुसलमान के झगड़ा में फंसा दिया गया है, जिससे महंगाई की चर्चा नहीं हो, बेरोजगारी की चर्चा नहीं हो। इसलिए नरेंद्र मोदी ने बहुत ही शातिर तरीके से आम आदमी को हिंदू मुसलमान के झगड़ा में फंसा दिया है। और ये नरेंद्र मोदी ऐसा निकृष्ट प्राणी है कि इसने अपनी पत्नी जसोदाबेन को सालों पहले छोड़ दिया। जिस जसोदाबेन के साथ इसने अग्नि के 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म साथ निभाने की कसम खाई थी, उस जसोदाबेन को ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देता है। तो जो व्यक्ति अपनी घरवाली का नहीं हुआ वो किसका होगा? नरेंद्र मोदी के समय कोरोना में लगभग 50 लाख मौतें हुई। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है, लेकिन सारे झूठे आंकड़े दिखाए गए। तो नरेंद्र मोदी को मैं एक बहुत ही निकृष्ट प्राणी मानता हूँ। जी।
सर बिहार सरकार सर अभी सर दो बैसाखी पे चल रही है। एक एनडीए की बैसाखी है और एक यूपीए की बैसाखी है। नीतीश कुमार ने आरजेडी को भी फंसा के रखा है और बीजेपी को भी फंसा के रखता है। राज्यसभा का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव है सर। क्या लगता है सर आपको ये सरकार लंबा चलेगी या मतलब ये सरकार डिस्टर्ब हो सकती है? देखिए, सरकार तो लंबी चलेगी क्योंकि ये पलटू राम कुर्सी कुमार है। हाँ, हो सकता है सरकार का समीकरण बदल जाए। जैसे अभी नीतीश कुमार भाजपा की बैसाखी पर सरकार बनाए हुए हैं। हो सकता है कल को राजद के सहारे सरकार बनाएँ। लेकिन ये पलटू राम कुर्सी कुमार हैं, ये तो अपनी सरकार चला ही लेंगे क्योंकि इन्होंने राजनीतिक वेश्यावृत्ति को एक कला का रूप दे दिया है। तो पलटू राम तो पलटी मार-मार के अपनी कुर्सी चला लेंगे और बिहार रसातल में जाता रहेगा। जी। अभी सर जो बिहार की सर जो दशा है सर, उसके ऊपर सर कुछ कहेंगे सर? काफ़ी अपराध बढ़ गया है, बलात्कार की घटनाएँ बढ़ गई है, सरेआम गोली मार दी जा रही है सर। मतलब लोगों में बड़ी सर आपको आक्रोश है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, संक्षेप में यही कहूँगा कि बिहार में आज की तारीख में माफिया राज है और शरीफ लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। आपने अपराधों की बात की। बिहार सरकार में एक माननीय मंत्री महोदया हैं लेसी सिंह। ये बाकायदा पूर्णिया में एक गिरोह चलाती हैं। मैं उनका नाम लेकर बताता हूँ। श्रीमती लेसी सिंह बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं। ये पूर्णिया जिले में बाकायदा गिरोह चलाती है। इनका पति पूर्णिया का बहुत खूंखार अपराधी था। नाम था बूटन सिंह। बूटन सिंह की सन 2000 में एक गैंगवार में हत्या कर दी गई। अब उसके पूरे गिरोह का संचालन बिहार सरकार की मिनिस्टर लेसी सिंह करती हैं और पूर्णिया में हत्याएं होती हैं, उसमें लेसी सिंह का नाम आता है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार लेसी सिंह को बचा लेते हैं। तो ये तो बिहार की हालत है। मैंने कहा पूरे बिहार में माफिया राज है और जो शरीफ लोग हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं, उनका जीना दूभर हो गया है। अ, आप आपने देखा आपको अमिताभ जी दास जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में माफिया राज चल रहा है। नीतीश कुमार पलटू राम है, सरकार के लिए कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की जो भी वर्तमान में स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। राजनीतिक स्थिति हो चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण है, कहीं ना कहीं समाज के लोग पीड़ित हैं। और इन बातों को लेकर सर भी बहुत पीड़ित है, अमिताभ दास जी भी बहुत पीड़ित हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रही है। जिन्हें काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग भ्रष्टाचारी है वो शासन में बैठे हुए। नया बिहार न्यूज़ से सर ने बात की है और बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो उन्होंने अपने विचार नया बिहार न्यूज़ को दिया। इसके लिए नया बिहार न्यूज़ उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है।